स्वागत है एग्जामिरा ऑफिशियल में। आज का ये गहन विश्लेषण बहुत ही खास होने वाला है हाँ, बिल्कुल और बहुत ज़रूरी भी है। क्योंकि आज हम यूपी टेट्स 2026 की तैयारी के लिए एक एकदम सॉलिड और वैज्ञानिक मास्टर प्लान पर बात करेंगे। जो कि हर उस कैंडिडेट के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है जो सच में सीरियस है। एकदम, ये कोई आम चर्चा नहीं है, बल्कि पूरी तरह से यूपी टेट स्पेशल है। मिशन साफ है कि बिना भटके 130 कैसे स्कोर किया जाए, इसकी 100% सटीक रणनीति को समझना। और इसका मकसद सिर्फ एग्जाम पास करना नहीं है, मतलब एक ऐसा बेस तैयार करना है जो आगे की सभी शिक्षक भर्तियों में एक मजबूत हथियार का काम करे। ओके, चलिए इसको समझते हैं। आखिर इस मास्टर प्लान में ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है? तो अगर हम शुरुआत से देखें तो सबसे पहला सवाल ये माइंडसेट का है। मतलब जब कोई तैयारी शुरू करता है तो दिमाग में यही आता है कि पास होने के लिए तो सिर्फ 90 नंबर चाहिए। हाँ, 90 तो सिर्फ पासिंग कट ऑफ है। वही तो, जब 90 नंबर लाकर सर्टिफिकेट मिल सकता है तो फिर 130 प्लस के इतने बड़े पहाड़ पर चढ़ने की क्या जरूरत है? क्या ये बिना बात का प्रेशर नहीं है? शुरुआत में देखने में ऐसा ही लगता है, लेकिन अगर हम डेटा देखें तो इसके पीछे 4 बहुत सॉलिड कारण हैं। पहला तो आजीवन वैधता या कह लें लाइफ टाइम वैलिडिटी। अच्छा, एक बार अच्छे नंबरों से पास किया और जीवन भर की छुट्टी। बिल्कुल, बार-बार फॉर्म भरने और सेंटर के धक्के खाने का झंझट ही खत्म। और दूसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है, वो है सुपर टेट का बेस। सुपर टेट, हाँ, ये तो अल्टीमेट गोल होता है सरकारी नौकरी के लिए। एग्जैक्टली, यूपी टेट का 50% से ज्यादा सिलेबस सीधे आगामी सुपर टेट में काम आता है। तो अगर अभी 130 प्लस की तैयारी कर ली तो सुपर टेट की आधी तैयारी तो अपने आप हो गई। ओह वाओ, मतलब नींव इतनी पक्की हो जाएगी कि बाद में उस बड़े एग्जाम का प्रेशर ही नहीं आएगा। सही कहा। तीसरा कारण है NEP 2020 यानी नई शिक्षा नीति। इसके आने के बाद से अब अच्छे प्राइवेट स्कूलों में भी पढ़ाने के लिए टेट अनिवार्य हो रहा है। मतलब अब ये सिर्फ सरकारी नौकरी तक सीमित नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में भी इसकी बहुत वैल्यू है। एकदम। और चौथा कारण है भविष्य में प्रमोशन और जॉब सिक्योरिटी। सरकारी नियम बहुत तेजी से बदल रहे हैं। हाँ, रूल्स का तो कुछ पता नहीं चलता। वही बात है, नौकरी बचाने और प्रमोशन के लिए एक हाई स्कोरिंग सर्टिफिकेट बहुत काम आएगा। तो 90 नंबर वाला माइंडसेट अब पूरी तरह से पुराना हो चुका है। तो अगर लक्ष्य इतना बड़ा है तो पहले ये समझना होगा कि इस एग्जाम का असली नेचर क्या है। बहुत जरूरी है, बिना नेचर समझे तैयारी हो ही नहीं सकती। क्योंकि पैटर्न तो वही है, 150 नंबर और 150 सवाल। पेपर 1 में बाल विकास, पर्यावरण, गणित और 2 भाषाएं। और हर सेक्शन 30-30 नंबर का होता है। हाँ, और पेपर 2 में भी बाल विकास और भाषाओं के साथ सब्जेक्ट वाले 60 सवाल होते हैं। हम्म। लेकिन इसमें और सी टेट में असल में क्या फर्क है? यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। अक्सर लोग सीटेट और यूपी टेट को एक ही तराजू में तौल लेते हैं। हाँ, सिलेबस तो लगभग एक जैसा ही दिखता है। दिखता है पर है नहीं। सीटेट पूरी तरह से समझ और पेडागोजी पर चलता है, लेकिन यूपी टेट एकदम अलग और ज्यादा आक्रामक है। आक्रामक मतलब क्या ये पूरी तरह से रट्टा मारने वाला एग्जाम है? सिर्फ रट्टा नहीं, यहाँ तथ्य यानी फैक्चुअल और कॉन्सेप्ट दोनों का मिश्रण आता है। सीधे सीधे परिभाषाएं, मनोवैज्ञानिकों के कथन और सटीक डेटा पूछा जाता है। अच्छा, एकदम पॉइंट टू पॉइंट चीजें। हाँ, और NEP 2020 लागू होने के बाद से अब यूपी टेट में भी कॉन्सेप्ट वाले सवालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। तो ये वो आइसबर्ग या बर्फ के पहाड़ वाली बात हो गई जो हमारी रिसर्च में। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जो आधिकारिक सिलेबस आयोग देता है वो सिर्फ बर्फ की चोटी है जो पानी के ऊपर दिखती है। जो दिखने में बहुत आसान लगती है, जैसे सिलेबस के एक पन्ने पर लिखा होगा लर्निंग की थ्योरी, और लोग सोचेंगे बस 4-5 नाम पढ़ लिए तो काम हो जाएगा। और यही सबसे बड़ा धोखा होता है। पेपर सेट करने वाले उस सिलेबस से 2-3 गुना गहराई में जाते हैं। वो ऐसे हिडन टॉपिक्स पूछते हैं जो सिलेबस में सीधे तौर पर कहीं लिखे ही नहीं होते। बाप रे, मतलब सिर्फ सिलेबस देखकर टॉपिक टिक करने से एग्जाम नहीं निकलने वाला? एकदम नहीं। इसके लिए तो पिछले साल के पेपर्स यानी PYQs का बहुत ही डीप एनालिसिस करना पड़ेगा। उसी से पता चलेगा कि पानी के नीचे का पहाड़ असल में कितना बड़ा है। ये तो बहुत ही गहरी बात है। यहाँ एक बहुत व्यवहारिक सवाल आता है। बाजार में तो हजारों पन्नों वाली इतनी सारी किताबें और गाइड्स भरी पड़ी हैं। हाँ, गाइड्स का तो पूरा अंबार लगा हुआ है हर दुकान पर। तो एक कैंडिडेट को शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, और उनके पास समय कितना है ये सब कवर करने के लिए? अगर साइंटिफिक तरीके से चले
तो इस मास्टर प्लान के हिसाब से 3 महीने काफी हैं। इस 3 महीने की विंडो को बहुत अच्छे से बांटा गया है। तो पहला महीना कैसे इस्तेमाल करना है? महीना 1, मान लीजिए अप्रैल, ये पूरी तरह से नींव बनाने का समय है। इसमें सिर्फ थ्योरी और मूल कॉन्सेप्ट्स को गहराई से पढ़ना है, कोई शॉर्टकट नहीं। मतलब पहले महीने में कोई मॉक टेस्ट नहीं देना है? बिल्कुल नहीं। फिर आता है दूसरा महीना यानी मई। ये पूरी तरह से अभ्यास का महीना है। इस दौरान एक्सटेंसिव पीवाईक्यूज खंगालने हैं। जो थ्योरी पढ़ी है उसे अप्लाई करना बेसिकली। एग्जैक्टली। और फिर तीसरा महीना जून, ये रिवीजन का समय है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना और अपनी स्पीड बढ़ाना। ताकि अगर जुलाई में एग्जाम हो तो कोई पैनिक या घबराहट ना हो। एकदम क्लियर कट 3 महीने का टाइमलाइन। हाँ, लेकिन वो रिसोर्स आर्सेनल क्या होना चाहिए? पढ़े कहाँ से? बाजार की फालतू मोटी गाइड्स छोड़कर 3 प्रमाणिक स्तर पकड़ने होंगे। पहला स्तर है सरकारी किताबें, यानी SCERT और NCERT। खास तौर पर EVS और सोशल साइंस के लिए तो ये रामबाण है। और बाल विकास या CDP के लिए? उसके लिए दूसरा स्तर है BTC या DELED की किताबें। वेट, ट्रेनिंग वाली किताबें? लोग तो हमने अक्सर शॉर्टकट के लिए गाइड ले आते हैं। और वही गलती करते हैं, क्योंकि आयोग किसी प्राइवेट पब्लिशर की गाइड को प्रमाण नहीं मानता। अगर किसी सवाल पर विवाद होता है और मामला कोर्ट जाता है, तो इन्हीं ट्रेनिंग बुक्स का डेटा अंतिम सत्य माना जाता है। क्या बात है! कानूनी प्रामाणिकता, ये तो एकदम अंदर की बात है। हाँ, और फिर तीसरा स्तर आता है विषयवार क्रिस्प नोट्स का, मतलब प्रमाणिक किताबों का सटीक निचोड़, ताकि रिवीजन आसान हो। तो इसके लिए जो दैनिक रूटीन बनेगा, जैसे नोट्स में दी एग्जीक्यूशन इंजन कहा गया है, वो कैसे काम करेगा? वो एक साइकिल की तरह चलता है, जिसके 3 फेज हैं। पहला है लर्न, यानी थ्योरी पढ़ो। और दूसरा फेज? दूसरा है अप्लाई, मतलब जैसे ही एक टॉपिक खत्म हो तुरंत उसके PYQs लगाओ। बिल्कुल इससे पता चलता है कि आयोग सवाल घुमाता कैसे है। बिल्कुल। और तीसरा फेज होगा टेस्ट, पूरे सिलेबस का फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना। और यह एक बहुत जरूरी बात है। शुरुआत में मॉक टेस्ट में कम नंबर आना बहुत स्वाभाविक है। हाँ, अक्सर लोग कम नंबर देखकर डिमोटिवेट हो जाते हैं। वही नहीं होना है। कम नंबर आने पर घंटों बैठकर विश्लेषण करना है कि गलती कहाँ हुई, तथ्य याद नहीं था या सवाल समझने में भूल हुई। यही विश्लेषण तो वो सीढ़ी है जो स्कोर को 90 से 130 के पार ले जाएगी। बिल्कुल सही। चलिए, किताबें और रूटीन तो समझ आ गए, लेकिन कुछ विषयों में अक्सर लोग बहुत धोखा खा जाते हैं। तो जरा इनकी मास्टर क्लास पर चलते हैं। हाँ, सबसे पहले तो EVS का जो भ्रम है उसे तोड़ना बहुत जरूरी है। वही तो। अब मुझे भी लगता था कि पर्यावरण मतलब कक्षा 3 से 5 तक की पेड़ पौधों और जानवरों वाली बेसिक सी किताब। और यही सोच सबसे बड़ा ट्रैप है। असल में यूपी टेट का EVS सिर्फ पर्यावरण है ही नहीं, ये एक मिनी जनरल स्टडीज का रूप ले चुका है। मिनी GS? हाँ, इसे एक विषय मानना बहुत बड़ी भूल है। इसके अंदर 5 अलग-अलग दुनियाएं हैं। अच्छा, वो 5 दुनियाएं कौन सी हैं? पहला हिस्सा है कोर एनवायरनमेंट, दूसरा है SCERT आधारित भूगोल, जहां नदियों और पहाड़ों से सवाल आते हैं। तीसरा जो सबसे चौंकाने वाला है वो है पॉलिटी, यानी संविधान। पर्यावरण के पेपर में संविधान के सवाल? बिल्कुल, अचानक से कोई अनुच्छेद पूछ लिया जाता है। चौथा हिस्सा है बेसिक इतिहास, जहां स्वाधीनता संग्राम के सवाल आ जाते हैं। और पांचवा है सामान्य विज्ञान, जिसमें बीमारी, विटामिन और फिजिक्स के सवाल छिपे होते हैं। इन पांचों को मिलाकर EVS का पेपर बनता है। बाप रे, ये तो सच में पूरा का पूरा जनरल स्टडीज है। और दूसरी मास्टर क्लास अमित CDP को लेकर है शायद। हाँ, बाल विकास में 30 में से 30 लाने का एक अलग विज्ञान है। वो कैसे? हाँ, सिर्फ सीटेट वाली पेडागोजी पढ़कर जाने से कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ एक तराजू की तरह 50-50 का संतुलन साधना पड़ता है। 50-50 का बैलेंस? ये कैसे काम करता है? तराजू के एक पलड़े पर तथ्यात्मक डेटा होना चाहिए। जैसे किसी ने पूछ लिया कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया। हाँ। ये रटने वाली बात है। ये कोई लॉजिक नहीं चलेगा। एकदम नहीं। और तराजू के दूसरे पलड़े पर कॉन्सेप्ट होना चाहिए, मतलब उसी सिद्धांत को असली कक्षा के उदाहरण से जोड़कर पूछ लिया जाए कि अगर बच्चा ऐसा कर रहा है तो वो किस अवस्था में है। एग्जैक्टली। अगर तथ्य और कॉन्सेप्ट में से एक भी पलड़ा हल्का हुआ तो स्कोर नीचे आ गिरेगा। समझ गया। और हमारे नोट्स में एक सबसे बड़ा प्रैक्टिस हैक भी दिया है। वो ये कि सिर्फ यूपी टेट के पुराने पेपर लगाना काफी नहीं है। हाँ, ये वो हैक है जो 99% लोग यूज ही नहीं करते। वेट, रियली? सिर्फ यूपी टेट के पेपर क्यों नहीं, एग्जाम तो उसी का है ना। क्योंकि पेपर बनाने वालों के लिए
हर साल 150 नए और बिना विवाद वाले सवाल बनाना मुश्किल होता है, तो अक्सर पड़ोसी राज्यों की तरफ देखते हैं। अच्छा, तो मतलब नए सवालों के लिए प्रैक्टिस का दायरा बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल, भारत के अन्य प्रमुख राज्यों के टीईटी पेपर्स को खंगालना होगा। जैसे राजस्थान का रीट हो गया, हरियाणा का एच-टेट हो गया। हाँ, और उत्तराखंड का यूके टेट, मध्य प्रदेश का एमपी टेट, झारखंड का जे टेट। वाओ! जब कोई इन सभी राज्यों के पिछले 5-10 सालों के पेपर्स लगा लेता है, तो उसके पास हजारों हाई लेवल सवालों का बैंक तैयार हो जाता है। फिर तो मेन एग्जाम में कोई भी नया या घुमावदार सवाल उसे चौंका ही नहीं सकता। पेपर सेटर की सोच को पहले ही डिकोड कर लिया। बिल्कुल, यही वो रणनीति है जो आपको एलीट क्लब में एंट्री दिलाती है। ये सच में एक मास्टर स्ट्रोक है। चलिए, तो इस पूरे गहन विश्लेषण को एक जगह समेट लेते हैं। आज की चर्चा से 4 सुनहरे नियम निकल कर आते हैं। हाँ, समरी बहुत जरूरी है। पहला नियम, लक्ष्य 90 कभी ना रखें। सीधे 130 प्लस और सुपर टेट वाला माइंडसेट रखें। दूसरा नियम, सिलेबस के आइसबर्ग वाले झांसे में ना आए, पानी के नीचे जाएं और हिडन टॉपिक्स खोजें। एकदम। तीसरा नियम, सिर्फ यूपी टेट नहीं, बल्कि भारत के सभी राज्यों के टेट पेपर्स को अपना हथियार बनाएं। और चौथा नियम, सिर्फ एससीईआरटी, एनसीईआरटी और बीटीसी की प्रमाणित किताबें ही पढ़ें, बाजार की फालतू सामग्री से बचें।